हेलो जुडिशियस फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ क्लासरूम। यहां पर इस चैनल पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी डिफिकल्ट टॉपिक्स है आपको बहुत ही इजी वे में समझाया जा सके। फिर चाहे आप एक जुडिशियल एस्पिरेंट हो या फिर आप अभी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, ये सारे वीडियोस आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। चाहे आपको सेमेस्टर एग्जाम क्रैक करना हो, क्लास के अंदर इंप्रेशन बनाना हो कि भाई इस बच्चे को तो बहुत कुछ आता है, अभी तो हमने इतनी आगे की चीजें पढ़ी नहीं, इतना डिटेल में समझा नहीं है, फिर भी बच्चा तो बहुत कुछ जानता है। या फिर आप एक जुडिशियल एस्पिरेंट हो जो बाकी बच्चों से आगे निकलना चाहते हैं, जिनको बहुत ही अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और देखिए, ये जो वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि आपके पास कोई बहाना हो, सर फीस बहुत ज्यादा है, हम अटेंड नहीं कर पाएंगे, या कोई और भी बहाना। रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, जब चाहो जैसे चाहो वैसे देख सकते हो। तो यानी कि आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचेगा इन वीडियोस के बाद कि आप ये बोल सको सर इस सब्जेक्ट के ऊपर तो हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। और इस सीरीज के अंदर हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है हिंदू मैरिज एक्ट, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है। चाहे आप अपने ग्रेजुएशन दिनों की बात करो या फिर आप अपनी जुडिशरी जर्नी की बात करो, हिंदू मैरिज एक्ट आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपकी प्रोफेशनल लाइफ तो छोड़िए, पर्सनल लाइफ में भी हिंदू मैरिज एक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, बीइंग एन एडवोकेट, अगर आपके आसपास के लोग, आपके फैमिली मेंबर आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि देखिए हिंदू मैरिज एक्ट है, एक ऐसा एक्ट है जो आप डेली लाइफ में डील करते हो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए और इमेजिन कीजिए आप उसका आंसर नहीं दे पाओ, कितनी किरकिरी होगी आपके पूरे घर के अंदर, बोलेंगे फर्जी वकील है, यानी कि अपने ही घर में आप एक फर्जी वकील बन के रह जाओगे। इसलिए जरूरी कि आप इन सारे वीडियोस को बहुत अच्छे से देखो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी करो, ताकि आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ना अटको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर कर लिया है, जिसके अंदर हमने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा था, जो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि देखिए, इमेजिन कीजिए कि कोई इंडिविजुअल जो इंडिया से है, हिंदू है, और उन यानी कि एक दो इंडिविजुअल्स है, वो इंडिया से हिंदू है और उन्होंने डेस्टिनेशन वेडिंग की इंडिया से बाहर। अब अगर वो हिंदू में रिजेक्ट में रजिस्टर करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, फिर नहीं करवा सकते, हमने ये डिस्कस किया है। या फिर कोई हिंदू है जो यूएसए, कनाडा, यूके किसी दूसरी कंट्री का सिटीजन है, वहां का डोमिसाइल है, क्योंकि उनके दादा परदादा पहले ही वहां चले गए थे, लेकिन अब वो इंडिया में आके शादी करते हैं, सेरेमनीज यहां पर होती है। अब वो चाहते हैं कि हम भैया इंडिया के तो सिटीजन नहीं है, डोमिसाइल भी इंडिया की नहीं है, लेकिन हम हिंदू मैरिज एक्ट में अपनी शादी को रजिस्टर करवाना चाहते हैं। क्या वो ऐसा करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते? हमने ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया है कि जो सपिंडा रिलेशनशिप है ये है क्या। नॉर्मली जब भी शादियां होती है तो आप अपनी फैमिली में सुनते हो कि गोत्र मैच नहीं करना चाहिए। तो गोत्र और सपिंडा क्या ये सेम चीज है या अलग अलग है? और सपिंडा में भी फ्रॉग, लीप, सपिंडा ये क्या होते हैं, ये कंसेप्ट भी हम समझ चुके हैं हमारी प्रीवियस क्लासेस में। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जाइए उन क्लासेस को देखिए। उन क्लासेस का लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपलोड कर दूंगा, वहां पर आप प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए और उन वीडियोस को जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो रिलेटेड होने वाला है डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, यानी कि ऐसे इंडिविजुअल जिनसे आप शादी नहीं कर सकते हो। क्योंकि देखिए, शादी किससे करनी है ये अपने आप में डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन किनसे शादी नहीं करनी है ये भी पता होना चाहिए आपको। क्योंकि अगर आपने किसी एक ऐसे इंडिविजुअल से शादी कर ली जिससे शादी नहीं करनी चाहिए थी, चाहे लीगली गलत हो या फिर पर्सनली गलत हो, दोनों ही सिचुएशन में आपकी जिंदगी खराब ही होने वाली है। और आज के समय में तो बहुत ही ज्यादा बच के रहना चाहिए आपको। अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं तो किसी गलत इंसान से शादी कर ली ना, जिंदगी भर रोगे। तो गलत इंसान से शादी नहीं करनी, चाहे वो पर्सनल लेवल पे गलत हो या फिर लीगली गलत हो। तो उसी सीरीज में सपिंडा हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम देखने वाले डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, यानी कि वो रिलेशनशिप जिनके अंदर आप शादी नहीं कर सकते हो। अब इसमें आपको एक चीज क्लियर कर दूं, यहां पे देखो आपको डिटेल में 4 कैटेगरीज देखने को मिल रही है। तो यानी कि हिंदूज के ऊपर जब ये एक्ट अप्लाई होता है तो हिंदूज इन कैटेगरी के लोगों से शादी नहीं कर सकते। अब बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मुस्लिम लोग जो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हैं वो अपने भाई बहनों में शादी कर लेते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। ये जो डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है ना, वो मुस्लिम लॉ में भी एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम में दो सगे भाई बहन आपस में शादी कर लेंगे या चाचा चाची की और ऐसे शादी कर लेंगे, नहीं, वहां पे भी जो है प्रोहिबिशन लगा हुआ है। लेकिन हाँ, वहां पे जो प्रोहिबिशन है वो अलग है, उसमें कैटेगरी अलग है, और वहां पे रिस्ट्रिक्शन हिंदू मैरिज एक्ट से थोड़े से कम है।
तो इसीलिए लोगों को लगता है कि अरे यहां तो भाई बहन की भी शादी हो जाती है, यहां तो बड़ी इजी। ऐसा नहीं है, वहां पर भी आपको शादी करने से पहले ये डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप देखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने ऐसे शादी कर ली तो वो शादी वैलिड नहीं मानी जाती है, फिर वहां पर भी गड़बड़ हो जाती है। तो इस तरीके की मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। सबसे पहला पॉइंट हम वैसे रीड कर लेते हैं प्रोविजन को, और अगर आपने बैरक नहीं लिया तो प्लीज उसे परचेज कर लीजिए। मीनवाइल आप वीडियो के अंदर इस बैरक को देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपना बैरक परचेज कीजिए, उसके अंदर नोट्स बनाइए और जो क्लास में मैं बताता जा रहा हूं उसके हैंड रिटन नोट्स बनाते हुए चलिए। ओके, डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप सेक्शन 3 क्लॉज जी। Two persons are said to be within the degrees of prohibited relationship if one is lineal ascendant of the other। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, एक एक इसको, एक एक कैटेगरी को एक एक करके समझेंगे, इंडिविजुअली समझेंगे, है ना। और उसमें अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर दो कैटेगरीज को हम कंबाइन करके समझने वाले, और कंफ्यूजन आएगा अभी आएगा, वेट करो थोड़ा, है ना। और मैं उम्मीद करता हूं, उम्मीद नहीं मुझे पता है, उम्मीद तो नहीं करता मैं यही चाहता हूं कि सबको क्लियर हो, लेकिन मुझे पता है कि जो पॉइंट मैं यहां पर आज बताने वाला हूं ना उसमें आप में आधे से ज्यादा जनता को डाउट होने वाला है, और बस सब लोग रट के निकाल देते हैं कि रट लेते हैं, क्या ये अपन तो रट लेंगे इन लाइंस को, समझना थोड़ी ना है। लेकिन देखिए यहां पे हमारी कोशिश है कि आपको चीजें समझाई जाए, रटाई ना जाए, क्योंकि जब आप चीजों को समझोगे तो लंबे टाइम तक याद रख पाओगे और किसी और को बेहतर वे में समझा पाओगे, है ना। तो जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है यहाँ पे वो भी मैं बताऊंगा आपको, उसे भागेंगे नहीं। बहुत से वीडियो लेक्चर्स के अंदर आप देखते हो कि जहां पे आपको डाउट होगा ना उसी पॉइंट को स्किप कर दिया जाता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, आपको 100% नॉलेज दी जाएगी, डिटेल में नॉलेज दी जाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट है इफ वन इज अ लीनियल असेंडेंट ऑफ द अदर। अब ये लीनियल असेंडेंट क्या होता है ये समझिए आप। देखिए असेंडेंट का मतलब है, देखो ये तो इंग्लिश वर्ड है, ऊपर जाना है आपको, लीनियल भी इंग्लिश वर्ड है, यानी कि सीधे ऊपर जाना है। तो यहां पर लीनियल असेंडेंट का मतलब ये है कि अगर बी है, ठीक है, हम मानते हैं बी है, उसके लीनियल असेंडेंट कौन होंगे, मदर एंड फादर। फिर उसकी एक कैटेगरी ऊपर चले जाओ, मदर्स फादर, मदर्स मदर। ये ना यहाँ पे बहुत ऐसे पिरामिड टाइप से बनेगा, चलो मैं वही बताता हूं, नहीं तो बोलोगे कि सर ने ढंग से करवाया नहीं। मैं सोचा था जगह बच जाएगी, लेकिन ठीक है ऐसे कर लेते हैं अपन। ओके, मदर में भी ये दो कैटेगरी होगी, मदर्स फादर, मदर्स मदर। फादर में भी दो कैटेगरी हो गई है, फादर्स फादर, फादर्स मदर। अब यहां पे जाओगे तो फिर से आपको वही दो कैटेगरी लेके आनी है। समझ रहे हो आप बात कि किस तरीके से ये एक पिरामिड स्कीम की तरह चल रहा है। तो ये सब क्या है, आपकी लीनियल असेंडेंट है। तो यानी कि फर्स्ट जो प्रोहिबिटेड डिग्री है वो क्या है, लीनियल असेंडेंट। यानी कि आप अपने मम्मी, नानी, परनानी किसी से भी शादी नहीं कर सकते हो। अब इसमें डाउट आता है, सर अगर कोई फादर्स ब्रदर है, ठीक है, अगर यहां पे मैं लिख देता हूं फादर्स ब्रदर, तो देखो आपके दिमाग में क्या आएगा, ये एक जनरेशन ऊपर है तो ये भी लीनियल असेंडेंट होने चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये लीनियल असेंडेंट नहीं है, ये लीनियल असेंडेंट नहीं है, इनकी एक अलग कैटेगरी है, इसी सेक्शन में प्रोवाइड करवाई गई है, तो हम देखेंगे। तो यहां पे लीनियल असेंडेंट का मतलब है कि जब भी आप एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल पर जाओगे तो आपको हमेशा ऊपर जाना है, पैरेलली भी नहीं जाना, क्योंकि देखो यहां पर हम पैरेलली आए ना, फादर्स ब्रदर सेम जनरेशन से हो गए तो क्या हो गए, ये पैरेलल हो गए, तो ये आपके लीनियल असेंडेंट नहीं है। अगर मैं बोलता हूं फादर के ऊपर आपको, मतलब फादर के ऊपर आपको नेक्स्ट लीनियल असेंडेंट देखना है तो आपको ऊपर ही जाना पड़ेगा, तो यानी फादर्स मदर या फिर फादर्स फादर। तो समझ में आया, आपके चाचा ताऊ आपके लीनियल असेंडेंट नहीं है। और वहीं पे अगर मैं आपको नीचे लेके जाऊं कि भैया बी के भी क्या हो सकते हैं, सन हो सकता है और डॉटर हो सकते हैं, तो क्या ये लीनियल असेंडेंट है, नहीं, ये लीनियल डिसेंडेंट होंगे, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन। असेंडेंट का मतलब होता है प्रीवियस जनरेशन, ऊपर जाती हुई जनरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर है कि लीनियल असेंडेंट का मतलब क्या है, अगर इफ वन इज लीनियल असेंडेंट ऑफ द अदर, यानी कि आप अपने मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी, परदादा परदादी, परनाना परनानी, इनमें से किसी से भी शादी नहीं कर सकते हो। अब आता है इफ वन वॉज द वाइफ और हस्बैंड ऑफ अ लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द अदर। अब देखिए ये है कंफ्यूजिंग पॉइंट
कैसे है, देखो इसको मैं अलग कर रहा हूं, और के बाद जो ये लिखा हुआ है इसको कर दो अलग। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, इफ वन वॉज द वाइफ और हस्बैंड ऑफ द लीनियर असेंडेंट, यानी कि आपके लीनियर असेंडेंट की या तो हस्बैंड या फिर वाइफ, यानी कि पति या फिर पत्नी। तो ये सुन के कंफ्यूजन होगा कि सर आपने जब लीनियर असेंडेंट बताया था, है ना, तो लीनियर असेंडेंट में मैंने पति पत्नी दोनों को कवर किया था कि नहीं किया था? क्योंकि अगर मैं बोलूं फादर आपकी लीनियर असेंडेंट है, तो उनकी जो मदर है, वो उनकी जो वाइफ है, वो भी तो आपकी लीनियर असेंडेंट है। यानी कि यहां पर जो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी है उसमें ओवरलैप हो रहा है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, आप प्रोविजन अपने बैरक में ओपन कीजिए और साथ में पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखो अगर आपको अभी डाउट नहीं आ रहा है, मेरी गारंटी है फ्यूचर में जरूर डाउट आएगा। क्योंकि देखो क्या लिखा हुआ है, वन वॉज द वाइफ और हस्बैंड ऑफ अ लीनियर असेंडेंट, वन वॉज द वाइफ और हस्बैंड ऑफ द लीनियर असेंडेंट, वन वॉज द वाइफ और हस्बैंड ऑफ द लीनियर असेंडेंट। अब देखो वन वॉज द वाइफ और हस्बैंड ऑफ द लीनियर असेंडेंट, तो क्या यहां पे कैटेगरी ओवरलैप कर रही है? सुन के लग रहा है कि कर रही है, लेकिन ओवरलैप नहीं कर रही। और यही वो पॉइंट है जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन आपको बैरेट के अंदर ही देखने को मिलेगा, और बैरेट के अंदर जो वर्ड है ना वो है इसका सॉल्यूशन। और वो वर्ड क्या लिखा हुआ है यहां पर? वॉज। ये वर्ड है इंपॉर्टेंट। वन वॉज दी वाइफ, वन इज दी वाइफ नहीं बोला जा रहा, क्या बोला जा रहा? वन वॉज दी वाइफ, वॉज दी हस्बैंड, पहले थे अभी नहीं है। तो इसका क्या मतलब निकल रहा है? इसको मैं आपको एक इक्वेशन से समझाता हूं, समझ रहा, आपको एक बार में पूरा पॉइंट क्लियर होने वाला है। कैसे? देखो ये बी है, अब इसके जो फादर और मदर है ये तो किस में आ गए? लीनियर असेंडेंट में आ गए। इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, हम फर्स्ट पॉइंट में कवर कर चुके हैं। लेकिन बी पॉइंट में क्या है? वन वॉज दी वाइफ और हस्बैंड ऑफ वन ऑफ दी लीनियर असेंडेंट। तो इमेजिन कीजिए कि ये जो बी के जो फादर है ना, उन्होंने पहले शादी की हुई थी, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूं वाइफ टू, क्योंकि फर्स्ट वाइफ वन अपन इनको मान के चल रहे हैं, जो आपकी बी की मदर रहेंगी। तो जो W2 है, यानी कि जो इनकी प्रीवियस वाइफ थी। अब आप बताइए, जो प्रीवियस वाइफ है वो इनकी तो लीनियर असेंडेंट नहीं हो सकती ना। लीनियर असेंडेंट होते हैं वो लोग जो आपके ब्लड रिलेशन के थ्रू जुड़े हुए हैं, जिनको हम रिलेशन थ्रू कॉन्सेग्यूनिटी भी बोलते हैं, है ना। ध्यान रखना, जो कैटेगरी 1 है वो रिलेशन थ्रू कॉन्सेग्यूनिटी की बात करते हैं, तो ब्लड रिलेशन ही इसके अंदर फॉल करते हैं। तो जो आपके पिता की एक्स वाइफ है वो क्या आपकी ब्लड रिलेटिव है? क्या नहीं है। तो अगर वो आपकी ब्लड रिलेटिव नहीं है तो फिर वो आपकी लीनियर असेंडेंट भी नहीं हो सकती है। क्योंकि देखो मदर आपकी एक ही हो सकती है ना, एक ही तो माँ हो सकती है आपकी। क्या एक ही समय में ऐसा होता है कि बच्चा आधा तो एक औरत की कोख में पल रहा है और आधा किसी दूसरे की कोख में? कोई मशीन थोड़ी ना कि अलग अलग वो फैक्ट्री के अंदर वो उसके पुर्जे बन रहे हो फिर बाद में मिला के उसको मैन्युफैक्चर कर देंगे। नहीं, एक ही माँ हो सकती है, एक ही माँ से एक बच्चा जन्म ले सकता है। तो ये हो गए उसकी लीनियर असेंडेंट। लेकिन क्या है कि जो फादर है ना उनकी एक्स वाइफ है, तो देखो जो वॉज वर्ड लिखा हुआ है ना वो यहां पर आएगा। अगर मैं इसको ये बोलूं W2 वॉज वाइफ ऑफ बीज लीनियर असेंडेंट, तो क्या ये बात सच होगी कि नहीं होगी? सही होगी कि नहीं होगी? आप खुद सोच के देखिए। W2 वॉज वाइफ ऑफ बीज फादर, और हमें यही तो देखना है, बी पॉइंट हमें यही तो दिखा रहा है, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा है। वन वॉज, यानी कि अब ये देखिए, अब इसको मैं यहां पे अप्लाई करता हूं, W2 वॉज दी वाइफ ऑफ अ लीनियर असेंडेंट। ठीक है, इसको इस तरीके से स्किप कर दीजिए, यहां पर एक बार काट के पढ़िए। यहां पे लिख देता हूं मैं W2, ठीक है, वॉज दी वाइफ ऑफ बीज फादर। तो क्या ये मेरी इक्वेशन फिट बैठ गई? W2 वॉज दी वाइफ ऑफ बीज फादर, तो यही तो हो रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो बीज फादर की जो एक्स वाइफ है वो वैसे तो बी की लीनियर असेंडेंट नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ दी सेक्शन 3G2 वो क्या हो गई है? अब प्रोहिबिटेड डिग्री के अंदर फॉल कर गई है। तो यानी कि बी इससे भी शादी नहीं कर सकता है, बी से शादी नहीं कर सकता। इसका आप अपोजिट भी ले सकते हो,
कि बी के फादर है और जो मदर है, मदर के पहले हस्बैंड थे जिसको हम H2 बोलते हैं, और ये बी एक्चुअल में एक फीमेल है यानी कि एक लड़की है। ठीक है, तो अगर बी H2 से शादी करना चाहे तो कर सकती क्या? नहीं कर सकती, बिकॉज H2 वॉज हस्बैंड ऑफ लीनियर असेंडेंट ऑफ बी। तो ऐसी सिचुएशन में बी और H2 शादी नहीं कर पाएंगे। यही है मेन मुद्दा जो किसी को समझ में नहीं आता, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। और देखा, सिर्फ एक वर्ड को अगर आपने सही से समझ लिया तो आपको पूरा इशू एक चुटकी में साफ हो गया, और ऐसे साफ हुआ है कि आप आगे कभी नहीं भूलने वाले उसको। ठीक है, समझ में आया? अब आगे चलते हैं, जो हमने पोर्शन छोड़ा था, डिसेंडेंट ऑफ द अदर, यानी कि इसको इस तरीके से पढ़ो, इफ वन वॉज द वाइफ और हस्बैंड ऑफ लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द अदर। यानी कि अभी हमने क्या देखा, आपके पापा की एक्स वाइफ है ना, आपके पापा की एक्स वाइफ या फिर आपके पापा वो मम्मी के एक्स हस्बैंड, वो आ रहे थे फर्स्ट कैटेगरी में, और यहां पे क्या आ रहा है, आपके बेटे की एक्स वाइफ या आपकी बेटी का एक्स हस्बैंड, वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे। ठीक है, क्योंकि डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है, नीचे वाली जनरेशन, असेंडेंट का मतलब होता है ऊपर वाली जनरेशन यानी प्रीवियस जनरेशन, और डिसेंडेंट का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन यानी कि आपकी नीचे वाली जनरेशन। आई होप फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट क्लियर होगा आपको। नाउ थर्ड पॉइंट, इफ वन वाज द वाइफ ऑफ द ब्रदर और ऑफ द फादर्स और मदर्स ब्रदर और ऑफ द ग्रैंडफादर्स और ग्रैंडमदर्स ब्रदर ऑफ द अदर। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, देखो एक्सपेंड कर रहे हैं, ब्लड रिलेशनशिप को हमने यहां पे छोड़ दिया है, अब हम क्या कर रहे हैं, थ्रू मैरिज कनेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है, इफ वन वाज द वाइफ ऑफ द ब्रदर और ऑफ द फादर्स और मदर्स ब्रदर, यानी कि क्या बोला गया यहां पे, इसको एग्जांपल से समझिए, बी का भाई है, बी का भाई है डी, ठीक है, ठीक है, बी का भाई है डी, फादर मदर, अब यहां पे भी मदर्स ब्रदर फादर्स ब्रदर। तो जो इनिशियल चीज बोली जा रही है भाई, डी की भी तो वाइफ हो सकती है, इससे शादी नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, इससे शादी नहीं कर सकते हो। एम ब्रदर यानी कि आपके मामा, मामा की भी तो वाइफ हो सकती है, ठीक है, उससे भी आप शादी नहीं कर सकते हो। उसके बाद ये जो फादर्स ब्रदर है, इसमें चाचा और ताऊ दोनों आ गए, तो आपके चाचा या फिर ताऊ, फादर्स ब्रदर्स वाइफ, इसको सही से बना देता हूं मैं, फादर्स ब्रदर्स वाइफ, इससे भी आप शादी नहीं कर सकते हो। तो पहली चीज समझ में आ गई है इसके अंदर कि आप अपने भाई की पत्नी से, मम्मी के भाई की पत्नी से यानी कि आपके मामा की पत्नी यानी मामी से, आपके ताऊ या चाचा उनकी पत्नी से भी शादी नहीं कर सकते हो। पहली चीज क्लियर हो गई है ना। इफ वन वॉज, अब देखो यहां पे फिर से वॉज लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान रखना। अब मैंने इस चीज को इसलिए रिपीट नहीं करवाया ताकि आप लोगों को ऑलरेडी मैं क्लियर करवा चुका तो रिपीटेशन ना हो जाए, लेकिन वॉज लिखा हुआ है। इफ वन वॉज द वाइफ ऑफ द ब्रदर यानी कि आपके खुद के भाई, और ऑफ द फादर्स और मदर्स ब्रदर यानी कि आपके चाचा ताऊ या फिर मदर्स ब्रदर यानी कि मामा, और ऑफ द ग्रैंडफादर्स और ग्रैंडमदर्स ब्रदर ऑफ द अदर यानी कि आपके दादा के भाई उनकी कोई वाइफ हो, या फिर आपके नाना या फिर नानी उनके कोई वो भाई बहन हो, वो भाई हो, उनकी वाइफ से भी आप शादी नहीं कर सकते हो। चीज क्लियर हो गई है? रिपीट कर रहा हूं, आपके भाई की पत्नी, आपके पापा के भाई की पत्नी यानी चाचा या फिर ताऊ की पत्नी, आपके मम्मी के भाई की पत्नी यानी कि आपके मामा की एक्स वाइफ, या फिर ग्रैंडफादर में नाना और दादा दोनों आ गए, या फिर ग्रैंड मदर्स ब्रदर यानी कि आपके नानी और दादी दोनों आ गई, तो इनके भी जो भाई है उनकी भी जो एक्स वाइफ है उनसे आप शादी नहीं कर सकते हो, है ना। अब एक चीज ध्यान रखो, देखो कितनी सही बात है और कितनी छोटी सी बात है, वैसे आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ऐसे पता चलता ना यार, अच्छा इस लाइन में तो कुछ थोड़ा सा अलग हो रहा है जो पिछली लाइन में था, और आपको एकदम में क्लिक करता है यार मैं तो इसको कॉमन मान के चल रहा था। देखो वैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि वाइफ को एक्सक्लूड किया जा रहा है सेकंड पॉइंट में भी एंड थर्ड पॉइंट में भी, लेकिन ये देखो सेकंड पॉइंट के अंदर दोनों चीजें हैं। सेकंड पॉइंट में आप वाइफ और हस्बैंड दोनों को एक्सक्लूड कर रहे हो, लेकिन थर्ड पॉइंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ
वाइफ को ही एक्सक्लूड कर रहे हो, ठीक है। हस्बैंड यहां पर मिसिंग है, हस्बैंड क्या है, मिसिंग है, यानी कि जो आपका सेकंड पॉइंट है इसका वाइडर स्कोप है और जो थर्ड है उसका नैरोर स्कोप है व्हेन इट कम्स टू जेंडर, है ना। मैं सिर्फ जेंडर स्पेसिफिक बोल रहा हूं क्योंकि ये दोनों जेंडर को इंक्लूड कर रहा है और यहां पे सिर्फ और सिर्फ वाइफ को इंक्लूड किया जा रहा है। चीज क्लियर हो गई है। तो देखो ये छोटी छोटी चीजें ही होती है, जब आप इनके बारे में जानते हो तो आपको मजा आता है डायरेक्ट पढ़ने में कि अच्छा अभी तक तो मैं इसको ऐसे पढ़ रहा था, इसका तो ये भी मतलब है। ये छोटी छोटी चीज होती है जो आपको खुशियां देती है, और जब आप इन छोटी छोटी चीजों को ढूंढोगे तब आपको बैरक पढ़ने में मजा आएगा, खुद की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी बैरक को लेकर, है ना। तो हमेशा बैरक को ऐसे पढ़ना होता है, एक एक वर्ड के ऊपर ध्यान देना है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इफ द टू आर ब्रदर एंड सिस्टर, यानी कि आपके जो भाई बहन है आप आपस में शादी नहीं कर सकते हो। अंकल एंड नीस, यानी कि चाचा भतीजी, वो भी शादी नहीं कर सकते। आंट एंड नेफ्यू, चाची एंड भतीजा, वो भी शादी नहीं कर सकते। चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर और ऑफ टू ब्रदर्स और सिस्टर्स, ये भी आपस में शादी नहीं कर सकते। यानी कि ऐसा हुआ कि मेरे चाचा की लड़की, क्या मैं उससे शादी कर सकता हूं? नहीं। वो किस में आएगा? चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर और ऑफ टू ब्रदर्स ऑफ टू सिस्टर्स, यानी कि दो भाइयों के बच्चे वो शादी नहीं कर सकते, दो बहनों के बच्चे हैं वो शादी नहीं कर सकते, भाई के बच्चे बहन के बच्चे वो भी आपस में शादी नहीं कर सकते। तो ये सब आएंगे आपके किसके अंदर? प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। इसके अलावा जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो आई थिंक हम ऑलरेडी सब इंटर रिलेशनशिप में कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कवर करवा देता हूं। फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज एफ एंड जी, रिलेशनशिप इंक्लूड्स relationship by half and uterine blood as well as by full blood, illegitimate blood relationship as well as legitimate, relationship by adoption as well as by blood, यानी कि चाहे आपका जो दूसरा इंडिविजुअल है वो अडॉप्टेड हो या फिर ब्लड से रिलेटेड हो, दोनों ही प्रोहिबिटेड कहलाएगा। लेजिटिमेट हो इलेजिटिमेट हो वो भी प्रोहिबिटेड कहलाएगा, ठीक है। हाफ ब्लड हो फुल ब्लड हो यूट्रिन ब्लड हो सब प्रोहिबिटेड है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको क्विक एग्जांपल से बता देता हूं ताकि आपको एक्सप्लेनेशन भी क्लियर हो जाए। इमेजिन करो बी और जी यानी बॉय एंड गर्ल ये शादी करना चाहते हैं। अब शादी जब ये करना चाहते हैं, फैमिली में बात की तो भैया बी के जो ग्रैंडफादर है, पैटर्नल ग्रैंडफादर, उन्होंने बोला नहीं भैया शादी नहीं हो सकती है। तो बी ने बोला क्यों नहीं हो सकती, आप दो प्यार करने वालों को रोक रहे हो, ये तो सारा सर नाइंसाफी हमारे साथ, हम तो करके मानेंगे, प्यार किया तो डरना क्या। उसने बोला अरे बेटा थम जा, ये जो आपने अपनाया हुआ है कि रिबेलियस किड वाला वो जो कल्चर, उसको थोड़ा रोको, हम आपको बताते हैं शादी क्यों नहीं हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ रिलीजन है बल्कि साइंस, और साइंस क्या है जो हम ऑलरेडी सपिंडा वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताई थी, है ना। उन्होंने बोला कि भैया जो मैं हूं, यानी कि जो तुम्हारे दादाजी बी के जो दादाजी हैं उनके जो फादर हैं, ठीक है, उनके जो फादर हैं और उनकी जो मदर है ना, उनके एक और बेटा था, ठीक है, उनके क्या था, एक और बेटा था, और उस बेटे के एक सन था, ओहो एक एफ कम लग गया, ठीक है, ठीक है, उसके एक बेटा था। अब उसने एक बेटी को गोद लिया था, वो कौन है, जी, ठीक है, वो कौन है, जी। तो टेक्निकली बी और जी के बीच में एक रिलेशन है, बी के पापा यानी दादा, दादा से परदादा, परदादा से भी उनकी मम्मी, यानी कि उनकी मम्मी के बेटे, यानी कि आपके परदादा के भाई, परदादा के भाई के एक बेटा था, उसकी क्या है, ये बेटी है लेकिन अडॉप्टेड है। अब अडॉप्टेड है तो यहां पे बी ने बोला अरे दादाजी आप कैसी बात करते हो, वो तो अडॉप्टेड है, ठीक है, वो तो क्या है, अडॉप्टेड है। तो चलता है, इतना तो चलता है, मैंने भी लॉ पढ़ा हुआ है। और वो बोलेगा, आपके जो दादाजी है ना, वो बोलेंगे आपके अरे बेटा लाखों रुपए बर्बाद कर दिए तेरे एजुकेशन पे, लॉ पढ़ाया तुझे और तू इतनी सी चीज नहीं समझ पाया, तूने एक्सप्लेनेशन तो पढ़ी नहीं है। अब वो बोलेगा एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, तो भैया एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है रिलेशनशिप बाय अडॉप्शन एज वेल एज बाय ब्लड। तो यानी कि जब यहां पर हम देख रहे हैं कि वो सपिंडा रिलेशनशिप में है या फिर नहीं है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो अडॉप्टेड है या फिर एक्चुअल में इसी की बेटी थी। वो प्रोहिबिटेड, वो सपिंडा रिलेशनशिप में आ रही कैसे, 1 2 3 4, ये हो गए 4,
अब यहां से देखते हैं 1, ओके, 2, 3, 4, 5, ये हो गए 5 रिलेशन। ये भी थ्रू फादर है और ये भी थ्रू फादर है। तो थ्रू फादर यानी कि 5 रिलेशनशिप तक देखना होता है। तो 5 यहां से देगा, 5 यहां से देगा, तो भैया ये तो आगे सपिंडा। तो अभी प्यार क्या, तो डरना वाली बात नहीं है। आपको रिबेलियस किड नहीं बनना है। आप लॉ के अगेंस्ट में भी जा रहे हो और नेचर के अगेंस्ट में भी जा रहे हो, भुगतना पड़ेगा आपको और आपके बच्चों को, है ना। क्योंकि अगर आपने शादी कर ली तो हो सकता है कुछ जेनेटिक इश्यू हो जाए और आपका बच्चा जो है किसी ना किसी जेनेटिक प्रॉब्लम के साथ पैदा हो, है ना। तो भैया बी और जी तो शादी नहीं कर पाएंगे। एक और रिलेशनशिप देख लेते हैं, ठीक है, एक और देख लेते हैं। वही बी और जी ये शादी करना चाहते हैं। अब ये शादी करना चाहते हैं तो यहां पर बी ने बोला, बी की मां है, उन्होंने बोला नहीं मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, मैं ये शादी होने ही नहीं दूंगी, कुछ भी हो जाए। अब बी ने बोला क्यों नहीं होने दोगी शादी, पहले जब पकड़ के लाया तो दादा ने मना कर दी कि शादी नहीं करने दूंगा। अब मैं एक दूसरी लड़की को लेके आया तो आप मना कर रहे हो, ये चल क्या रहा है इस घर के अंदर, मैं तो शादी करके ही मानूंगा। तो एम ने बोला ना 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 ना, ना शादी नहीं हो सकती है। तो बी ने बोला बताओ तो सही क्यों नहीं हो सकती शादी। तो एम ने बोला कि देख बेटा बात समझ, मेरी भी एक मम्मी है यानी कि तुम्हारी नानी, तुम्हारी नानी के एक बेटा था, है ना, क्या था, एक बेटा था। अब उस बेटे के इसको मैं थोड़ी देर अभी गायब कर रहा हूं, उस बेटे के एक बेटा था और इस बेटे का ना चाल चलन थोड़ा ठीक नहीं था, ठीक है, क्या नहीं था, चाल चलन ठीक नहीं था। तो उसने क्या किया ना, उसकी शादी जिससे हुई उससे तो उसकी हो गया एक बच्चा, ठीक है, ओके, ये फादर नहीं आएगा, ऐसा आएगा यहां पर ना, ठीक है, क्या आएगा, ये ऐसा आ गया। उसके बाद इसका ये बेटा तो हो गया, यानी कि ये तो जो उसकी लेजिटिमेट वाइफ है डब्ल्यू, उससे ये बच्चा हुआ उसके, लेकिन इसका चाल चलन ठीक था नहीं और इसने एक दूसरी लेडी के साथ भी अपने इलेजिटिमेट रिलेशनशिप स्टैब्लिश किए हुए थे। उसको हम मान के चलते हैं रैंडम लेडी L1। अब जो ये L1 है ना, उससे हो गया इसके बच्चा, ठीक है, और वो है जी, ठीक है, जिससे तू शादी करने के लिए लेके आया है वो कौन है, वो तो बेटा जो तेरे मामा है, ठीक है। रुको यहां पे मैंने क्या गड़बड़ कर दिया, सन होना चाहिए था, एफ क्यों कर दिया, थोड़ा सा ये लिखने में गड़बड़ हो गया। हाँ, तो उन्होंने बोला कि बेटा जो तेरे मामा है ना, मदर सन यानी कि आपके मामा के जो बेटा है उसके चाल चलन खराब थे और ये जो बेटी है ना ये इसकी इलेजिटिमेट क्या है, डॉटर है। तो बी ने बोला कि अरे यार आप फिर से मुझे एक्सप्लेनेशन के अंदर लेके जा रहे हो। माँ ने बोला समझदार तो तू हो गया, एक बार दादा ने तेरे को डांट लगाई उसके बाद तू समझदार हो गया है, यानी कि तूने एक्सप्लेनेशन पढ़ ली है। क्यों, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहां पर, इलेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप एज वेल एज लेजिटिमेट। तो जो जी है ना वो तो भैया तू इलेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप के अंदर वो फॉल कर रहा है और वो सपिंडा रिलेशनशिप में चला जाएगा, तो अब तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। तो बी ने तो एकदम हिम्मत ही हार दी है कि अब मैं किसको लेके आऊं जिससे मैं शादी कर पाऊं, मैं नहीं ला रहा हूं, आप ही कोई मुझे ढूंढ के ला दो, मैं तो उससे शादी कर लूंगा, मैं दुखी हो गया। तो इसी तरीके से आप भी अगर किसी को ढूंढ रहे हो ना फ्यूचर में शादी करने के लिए, तो भाई ये सारी चीजें पहले क्लियर कर लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फ्यूचर में, शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। अब शादी का स्टेटस क्या होगा, वॉइड होगी या वैलिड होगी या इलीगल होगी, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, जब हम सेक्शन नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, है ना। तो इस लेक्चर सीरीज को बीच में मत छोड़ना, कंटिन्यू देखना, और अगर आपकी कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में अपलोड कर दूंगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे, कोई वीडियो स्किप हो गया है या फिर से कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, तो जाइए उन वीडियोस को जरूर देखिए। तो आज की क्लास में इतना ही, अब मिलते हैं एक नई क्लास में सेक्शन 5 के साथ। तब तक आप इस लेक्चर सीरीज के सारे लेक्चर्स देखिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। गुड बाय।